हेलो हेलो गाइस। तो हमारा सिक्योरिटाइजेशन वाला चैप्टर भी रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो अराउंड 18 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो उसको देखिए, फटाफट खत्म करिए विद और मेमोरी टेक्निक्स। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा एएफएम का सेकंड चैप्टर। पहले हमने स्टार्टअप कवर किया था और अभी ये सिक्योरिटाइजेशन, दोनों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर, फुल थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं। सिक्योरिटाइजेशन में थोड़ा लॉजिक भी है, मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो किसी और टीचर की पहले लॉजिक समझ के आ जाओ, फिर ये वीडियो देख लो। बस लॉजिक समझ लेना, फिर ये वीडियो देख लो मेमोरी टेक्निक्स के साथ। फुल आईसीएम मॉड्यूल से किया है। बाय बाय गाइस। सो गाइस, ये है हमारा सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, थोड़े से टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, इजी है, सारे हमने कवर कर लिए इस वीडियो के अंदर, सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी आप देख रहे हो। और इसमें एक्चुअली पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ओवरव्यू होना चाहिए कि क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन, क्या प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, एक ओरिजिनेटर होता है। ठीक है, इन सबका मीनिंग पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। अगर आपको डीप में जानना है तो किसी और टीचर की वीडियो देख लो, बिकॉज थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मतलब पता होना चाहिए क्या होता है ये। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनेटर होता है, ये क्या होता है, एक तरह से एसेट्स को पुल करता है अपने, जो भी एसेट होते हैं। एसेट क्या होते हैं, मतलब एक तरह से ऑब्लाइजर होते हैं, जिसको लोन दिया होता है, इससे पेमेंट आनी होती है। तो ये तो एसेट हो गया ना इनके लिए, बिकॉज ऑब्लाइजर से इसको पेमेंट आएगी, तो इसके लिए एसेट है। तो ये अपने एसेट्स को पूल कर देती है, अपनी मतलब अपनी एंटिटी से हटा देती है। तो अपनी एंटिटी में और भी कुछ गंदे एसेट होंगे, ये तो अच्छे वाले जिनसे पैसा आना है, बट कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जिनसे पैसा नहीं आना। ठीक है, तो जिनसे आना है वो ऑब्लाइजर से आने हैं पैसे। ठीक है, तो ऑब्लाइजर इज लाइक मेन पार्टी जिससे पैसे आने हैं। तो इसने वो वाले डेटर्स को एक तरह से उसको एसेट बोला यहाँ पे, उसको आगे एसपीवी बना, मतलब उसको बस अलग एंटिटी में डाल दिया। ठीक है, मतलब अलग एंटिटी बना दी, एसपीवी कह दिया उसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, उसमें डाल दिया। ठीक है, उसमें क्या होगा, एसपीवी फिर सिक्योरिटी इशू करते हैं हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को, हम खरीदते हैं इसकी सिक्योरिटी। ठीक है, या एफआईआई जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वो भी खरीदते हैं। तो ऑब्लाइजर क्या होता है, ऑब्लाइजर पेमेंट करता है अपनी। ठीक है, तो पेमेंट तो करेगा ही, ऑब्वियसली लोन दिया है इसने। ठीक है, तो ऑब्लाइजर एक तरह से आरपी एक तरह से ओरिजिनेटर भी हो सकता है, या अलग से भी कोई पार्टी हो सकती है। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे भी हम। ठीक है, तो आरपीआई को पेमेंट करता है, तो आरपीआई क्या करता है, आरपीआई उसको पास करता है इन्वेस्टर को, बिकॉज इन्वेस्टर ने तो सिक्योरिटी बाई की है ना, तो उसको इनकम आनी चाहिए, तो इसको ऐसे इनकम आएगी। तो क्या होगा, जब भी आपको सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको ये डायग्राम बना के ही आनी है, बिकॉज दिस इंप्रेशन पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे थ्योरी में, 4 नंबर में 4 मिल जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनेटर लोन देता है, लोन कैसे देता है, पहले वो एसेट पूल करता है, मतलब लोन देता है, हाँ उसने दिया होगा एसेट, लोन दिया होगा तो एसेट बनाना, तो उसने एसेट, ये वाले एसेट को पूल कर दिया, नई एंटिटी में डाल दिया बस। ठीक है, तो उसने सिक्योरिटी इशू करी इन्वेस्टर को, तो और क्या होगा, ऑब्लाइजर था वो पेमेंट तो करेगा, लोन दिया हुआ बिकॉज। ठीक है, तो पेमेंट जो उससे आएगी वो आरपीआई या कोई ओरिजिनेटर ही आरपीआई बन जाएगा, वो रिसीव करेगा एंड पास करेगा इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसमें और पार्टीज भी हैं, रेटिंग एजेंसी भी है, जैसे इकरा होता है, मूडीज होती है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये जो भी एक तरह से एसेट बना रहे हैं ना, व्हीकल बना रहे हैं, इसको एक तरह से रेटिंग देगी। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, पूरी डील को डिजाइन करता है स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक क्रेडिट इनहांसर होता है, ये भी रेटिंग एजेंसी की तरह के हैं। ठीक है, फिर एक एजेंट और ट्रस्टी होता है, ये हम नीचे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं हम टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज पहला क्या है, कंसेप्ट डेफिनेशन, आप सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग पढ़ सकते हो, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट। वैसे अगर अपनी डायग्राम समझ ली ना तो आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें होता है रीपैकेजिंग और रीबंडलिंग, जो भी एक तरह से आपके इलिक्विड एसेट्स है ना, मतलब जो एक तरह से लोन दिए हैं, मतलब उसको मार्केट में बेच देते हो एक तरह से। ठीक है, उसके पहले फीचर्स हैं, फीचर्स है इसके क्या, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आरसीबी का साथ देना है, आरसीबी का साथ देना है। ठीक है, आरसीबी से क्या हुआ, आरसी हुआ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रिस्क मैनेज हो रहा है इससे। ठीक है, इन केस एसेट्स आर सिक्योरिटाइज ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स का अगर मतलब नहीं पता तो ये क्या होता है कि एक तरह से आपने जो एसेट दिया, मतलब एक तरह से ओरिजिनेटर था ना, हमने देखा उसने दिया एसेट उसको, मतलब एसपीवी को दिया, तो एसपीवी के साथ ऐसा होता है कि एक टाइटल के आप नॉन रिकोर्स बेसिस पे दे रहे हो, मतलब अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो एसपीवी की ही लाइबिलिटी रहेगी, बाद में वापस वो एक तरह से ओरिजिनेटर के पास वापस नहीं आ सकते कि भाई अब डिफॉल्ट हो गया, डेटर पैसा नहीं दे रहा तो आप पेमेंट करो ना। नॉन रिकोर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, फैक्टरिंग में यूज होता है ज़्यादा। ठीक है, एक तरह से फैक्टरिंग कह सकते हो, थोड़ा सा वैसा ही है। ठीक है, देन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस एक्ट्स एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल एज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनेटर टू द इन्वेस्टर। ठीक है, और एक तरह से एसपीवी के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टर के ऊपर रिस्क डाल दिया कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मेरे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस इन द प्रोसेस ऑफ, सॉरी हाँ आरसीबी था ना, सी से था हमारा, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली कैन बी व्यूड एज प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, हमने देख ही लिया। ठीक है, एसपीवी टाइप बना दिया उन्होंने। ठीक है, इतनी आपको टेक्निकल लिखने की जरूरत नहीं, बस डेफिनेट हेडिंग लिखनी है और काम करनी कुछ। बी से बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, बंडल किया हमने एसेट को, फिर हमने इन्वेस्टर्स को दे दिया, वो अनबंडलिंग होगी। ठीक है, ऑल एसेट्स आर कंबाइंड इन पूल बंडलिंग होगी, एंड व्हेन दीस आर ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट, जब इन्वेस्टर को देने के लिए ऑब्वियसली आप इंस्ट्रूमेंट बनाओगे ना तो अनबंडलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है फिर, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आरसीबी हो गया, सॉरी हाँ बी हो गया हमारा, फिर है साथ देना है, ऐसे है हमारा स्ट्रक्चर फाइनेंस इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर टेलर स्ट्रक्चर टू मीट द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, मतलब एक तरह से इन्वेस्टर की प्रोफाइल को देख के उसको बना के दिया जाता है, अनबंडल किया जाता है। ठीक है, फिर है साथ देना है, टी से हो गया ट्रंचिंग, ट्रंचिंग में इसमें क्या हो, एक तरह से 3 ट्रांचेस होते हैं, आप नीचे देखेंगे, आपको बस इतना याद रखना है, ट्रंचिंग बस। होमोजेनिटी, अंडर ईच ट्रांच द सिक्योरिटीज इशूड आर ऑफ होमोजेनियस नेचर, मतलब ट्रांचेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर मतलब सेम नेचर के होते हैं, एंड इवन मेंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया फीचर्स। फीचर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के। ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशलाइजेशन ऑफ बीएफ, ऑफ को आपको डबल ऑफ ही रखना है, बताता हूँ क्यों। स्पेशलाइजेशन तो पहला, अगर आप एक तरह से अपने ऐसे एसेट्स को आप अलग कर दोगे तो आप मेन बिजनेस पे ध्यान दे पाओगे ना, ये पहला बेनिफिट है। ठीक है, ओरिजिनेटर को बोला जा रहा है, ओरिजिनेटर जब एसपीवी में डाल देगा अपने अलग से कोई अच्छे वाले एसेट, तो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद हाँ ऑफ से ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, व्हेन लोन रिसीवेबल्स आर सिक्योरिटाइज्ड इट रिलीजेस अ पोर्शन ऑफ कैपिटल टाइड अप इन दीस एसेट्स रिजल्टिंग इन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग लीडिंग टू इंप्रूव लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है,
तो बस ये कि ये याद रखना, आपको हेडिंग्स याद रखनी है, इसलिए नहीं बनाया। स्पेशलाइजेशन ऑफ बीएफ, बी से क्या है, रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली आपकी बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। एक तरह से जो रेटेड होते हैं आपकी रेटिंग अगर अच्छी मिलेगी तो रेटिंग अच्छी मिलेगी ना ऑब्वियसली, बिकॉज आपके एसेट अच्छे हैं, आपकी पेमेंट आनी है तो रेटिंग अच्छी मिल जाएगी उनको, तो बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। केडी एक तरह से कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, वो कम हो जाएगा। फिर इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, इट हेल्प टू मैनेज कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशियो इफेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिनेटर, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डीआरपी, डीआरपी हम डीटी में पढ़ते हैं ना, डीआरपी के पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है। फिर है इसमें शॉर्ट फॉर्म डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, ठीक है। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल हो जाती है। ऐसे होता है ना, एक्विजिशन ऑफ एसेट बैक बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, से माइक्रो इंडस्ट्री, हेल्प्स बैंक्स टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक एसेट्स। फॉर एग्जांपल, इसको आप याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडिंग याद रखो, इतना नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। पीसीआर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, जैसे रिकोर्स अरेंजमेंट में है कि अगर एक तरह से डिफॉल्ट होता है तो आपके पास ओरिजिनेटर के पास वापस आ सकते हैं वो, बट मोरओवर दे कैन बी इंश्योरेंस अरेंजमेंट फॉर कंपनसेशन फॉर एनी डिफॉल्ट। मतलब एक तरह से बोला है कि अगर रिकोर्स वाला होता है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, वैसे अगर नॉन रिकोर्स है फिर तो नहीं फायदा कोई, फिर तो नुकसान है इन्वेस्टर को, ठीक है। फिर पार्टिसिपेंट्स क्या है, प्राइम इसमें आपके, हाँ इसमें पार्टिसिपेंट जो हमने ऊपर देखे ना डायग्राम के अंदर सारे, ये सारे पार्टिसिपेंट, ये 9 पार्टिसिपेंट टोटल है यहाँ पे, तो टोटल 9 की 9 बात होगी यहाँ पे। देखते हैं एक बार, ऑरिजिनेटर हमने पढ़ लिया, इनिशिएटर ऑफ डील है, सिक्योरिटाइजर भी कहते हैं इसे, ठीक है। एंटिटी विच सेल्स एसेट्स लाइंग इन इट्स बुक्स एंड रिसीव्स द फंड जनरेटेड थ्रू सेल ऑफ सच एसेट, ठीक है। ये ट्रांसफर कर देती है लीगल एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट एसपीवी को, ठीक है। फिर एसपीवी क्या है, मतलब एक तरह से इसके पास सारे राइट्स आ जाते हैं, तो इसके पास लीगल टाइटल होता है। नॉर्मली ये कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, सोसाइटी, ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर फर्दर इट ऑल्सो इशूज एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज एंड मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इतनी तरह की इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आर बायर ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल हो सकता है, एफआईआईज कहते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ठीक है। सच एज म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल, वो तो मैंने लिख दिया पहले, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बस उसके बाद ये 3 पार्टी यहाँ पे है जो प्राइमरी है। उसके बाद सेकेंडरी पार्टीज क्या है हमारे पास, ऑब्लाइजर हमने पढ़ लिया था क्या होता है एक तरह से। ऑब्लाइजर मतलब जिसके एसेट्स, मतलब जो जिसने लोन लिया है ना, हमने पढ़ा था डायग्राम में, ठीक है। मतलब ओरिजिनेटर ने ऑब्लाइजर को लोन दिया था, ऑब्लाइजर पेमेंट करेगा ना, ठीक है। मतलब एक तरह से मेन रूट यही है होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की। ऐसे मतलब दिए आर द पार्टीज हु ओवर मनी टू फॉर्म एंड एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ओरिजिनेटर, ठीक है। बस ये लाइन आपको मेन लिखनी है जो मैंने हाईलाइट की है, ये ध्यान से पढ़नी, जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही पढ़ना है। फिर रेटिंग एजेंसी, ठीक है, इकरा, मूडीज, रिसल, ठीक है, इतना ही बस पढ़ना है। ऑल द रेटिंग एजेंसी इज सेकेंडरी बट इट प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है। फिर आरपीए आ गया हमारा, आरपीए को सर्विसर भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पेमेंट ऑब्लाइजर से, ऑब्लाइजर ऑब्वियसली जिसने लोन लिया है वो ऑब्लाइजर, एंड पास करते हैं। एसपीवी को पास नहीं करते, इन्वेस्टर को पास करते हैं। यहाँ पे ऐसे ना गलत लिखा है, मतलब सर ने भी हमें ऐसे पढ़ाया कि इन्वेस्टर को पास करते हैं, ये हमें डायग्राम में भी ये देखा हमने, ठीक है। और वैसे हाँ नेट पे मैंने पढ़ा था, यही लिखा है, ठीक है। इट ऑल्सो फॉलोज अप विद डिफॉल्टिंग ऑब्लाइजर एंड इफ रिक्वायर्स इनिशिएट एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, जनरली एन ओरिजिनेटर और इट्स एफिलिएट्स एक्ट एज सर्विसर, ठीक है। इसको सर्विसर भी लिख दिया इन्होंने, मतलब आरपी लिखना चाहते थे वैसे तो बेचारे। फिर एजेंट और ट्रस्टी, ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दैट ऑल पार्टीज टू डील परफॉर्म इन ट्रू स्पिरिट ऑफ टर्म्स ऑफ, मैंने एक तरह से फालतू बंदा रखा है कोई, मैंने सब कुछ चेक करेगा कि सब सही चल रहा है। क्रेडिट आंसर भी एक तरह से, वो छोड़ो इसको, नहीं पढ़ने की जरूरत, वही है एक तरह से इन्होंने रिपीट किया है, क्रेडिट रेटिंग की बात की है। फिर ओरिजिनेटर इटसेल्फ भी हो सकता है, ये बस ये बोल रहा है इन्होंने, थर्ड पार्टी तो हो ही सकती है ऑब्वियसली। फिर स्ट्रक्चर, इट ब्रिंग्स टुगेदर ओरिजिनेटर, सबको साथ में लाता है, ये पूरा डील डिजाइन करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। सारे मतलब एक तरह से इंश्योर्स दैट डील मीट्स ऑल लीगल, रेगुलेटरी, अकाउंटिंग एंड टैक्स लॉज रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म क्या किया, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने, पूल में ट्रांसफर किया पेपर्स एंड एसेट्स को, फिर आरआरआर देख ली, ठीक है। बिकॉज शॉर्ट फॉर्म ऐसी बन रही थी, बिकॉज सब हमें सीक्वेंस में याद करने हैं, उल्टा सीधा कर नहीं सकते। तो पहले पूल में गए, पूल में क्या है, हमें क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, डायग्राम आपको याद है, ओरिजिनेटर ने पूल ऑफ एसेट्स दिया एसपीवी को, ठीक है, डायग्राम में ऐसी था हमारा, और इसने लोन दिया था इसको, ठीक है। एंड ट्रांसफर किया पेपर्स को, पेपर ट्रांसफर किया उसने एसपीवी को, हमने देख लिया था एसपीवी को ट्रांसफर किया। फिर क्या हुआ, एक तरह से सिक्योरिटाइज पेपर्स उसने एसपीवी ने आगे एक तरह से इन्वेस्टर्स को बेच दिया, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, ठीक है। फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एसेट्स की, ठीक है, एक तरह से ये एक्स्ट्रा स्टेप ऐसे लिख दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया पूल हो गया, ट्रांसफर हो गया, पेपर्स हो गया, एसेट हो गया। उसके बाद क्या है हमारा आरआर देख लिया, आरआर से नेक्स्ट हमारा ये आरआर रिकोर्स किया ओरिजिनेटर को, अगर ये रिकोर्स वाला है, ठीक है। एंड अगर रीपेमेंट करनी ऑब्वियसली इन्वेस्टर भी, मतलब एक तरह से जो जिसको मतलब एक तरह से, और ऑब्लाइजर पेमेंट करेगा ना, तो एक तरह से रिपेमेंट ऑफ फंड्स हो गया ये, ठीक है। एंड क्रेडिट ट्रेडिंग टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसमें क्या है कि मतलब वही समझ गए हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म यही थी, बस याद रखनी है आपको, इजीली हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये डायग्राम ये नहीं देखनी है आपने, थोड़ी बड़ी कम्प्लेक्स है, आपने मेरी वाली डायग्राम बनानी है, वो संडे सिर्फ सर ने बनाई है, बेस्ट है, ठीक है। मैं इसके बाद आता है मैकेनिज्म, इन्होंने बस मैकेनिज्म तो यही है। प्रॉब्लम्स क्या है, एफडी का स्टॉल, ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है। एफ से है हमारा, एफ से है हमारा क्या, एफ से है हमारा इनफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस। इसका मतलब क्या है, मतलब एक तरह से अगर इसका मतलब ये है कि इंडिया में जब आप समझ लो पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप उससे पेमेंट लेने जाने से आने तक पेमेंट आपके पास आएगी, बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब प्रॉपरली लॉज नहीं बन रखी इसके लिए, मतलब इसलिए आप किसी से पैसे, जो आपने डेटर को पैसा दिया तो वो पैसा नहीं दे रहा, तो आप उससे पैसा रिकवर करना बड़ा मुश्किल है इंडिया के अंदर, ये कह रहे हैं फोरक्लोजर बड़ा मुश्किल है, मतलब एक तरह से इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस, बट स्टिल फोरक्लोजर लॉस आर नॉट सपोर्टिव टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड दिस मेक्स सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट स्पेशली मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज लेस अट्रैक्टिव एज लेंडर्स फेस डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोर, ठीक है। ये होगा एफडी, एफ से होगा। डी से इनएडिक्वेट डेट मार्केट, डेट मार्केट वेल डेवलप्ड नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए ये सिक्योरिटाइजेशन की ये प्रॉब्लम ही है ना, पड़ रही है। एफडी का स्टॉल, एस से था हमारा सबसे पहला पॉइंट, स्टैम्प ड्यूटी हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट हमारी बढ़ जाती है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। हमारी इन्होंने नीचे भी लिखा है कि हमारी एक तरह से
डेट बढ़ जाता है, डेट की कॉस्ट बढ़ जाती है, मॉर्गेज बेस्ड डेट की कॉस्ट बढ़ जाती है स्टैम्प ड्यूटी की वजह से, ठीक है। तो एसडी का स्टॉल, एसटी है हमारा टी से टैक्सेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी इंडिया के अंदर सिक्योरिटाइजेशन के लिए। कोई कहता है कि एसपीवी एज ए ट्रस्टी इज लायबल टू बी टैक्स्ड, जबकि कोई और कहता है कि इंस्टेड ऑफ एसपीवी इन्वेस्टर्स को टैक्स करना चाहिए। जैसे हमने देखा ही है वो डीटी के अंदर भी ऐसा होता है कि पहले अगर एसपीवी टैक्स नहीं पे करी तो इन्वेस्टर टैक्स पे करेगा। डीटी वाला चैप्टर समझ लो वहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर एसडी का स्टॉल, ए से हमारा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है एक तरह से, अगर चाहे तो कह रहे हैं ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है, बट इन ट्रू सेंस रिसीवेबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ओरिजिनेटर्स बैलेंस शीट्स, ठीक है। प्रॉब्लम अराइजेस स्पेशली व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड विदाउट रिकॉर्स, ठीक है। एलसीआर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एवरी ओरिजिनेटर फॉलोज अपना अपना फॉर्मेट फॉलो करते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। ये हो गया एफडी का स्टॉल प्रॉब्लम्स वाला। फिर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट पीटीसी एंड पीटीएस, एंड तीसरा है स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज। पीटीसी क्या है, ओरिजिनेटर ट्रांसफर करता है इंटायर रिसीप्ट ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ठीक है। दस दी सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट डायरेक्ट क्लेम ऑफ इन्वेस्टर्स, पूरा हक है उनका, ठीक है, ऑन ऑल एसेट्स दैट हैज बीन सिक्योरिटाइज्ड थ्रू एसपीवी। बस इतना याद रखना है, इतना ही पढ़ने की जरूरत है, ये लिख के आना है, और ये जो मार्क किया ना ये लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे पीटीसी के अंदर, बिकॉज इसका डिफरेंस आया पीटीसी और पीटीएस का, ठीक है, आ जाएगा। इसमें क्या इसमें क्या है, पीटीएस, पीटीएस का कहता है एज मेंशन अर्लियर सिंस इन पीटीसीज ऑल कैश फ्लोज पास होते हैं, बट कह रहे हैं कि ओवरकम दिस लिमिटेशन, थोड़ा कैश फ्लो रखने के लिए एक तरह से वो कह रहे हैं लिमिटेशन ऑफ सिंगल मैच्योरिटी, देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज पीटीएस पास थ्रू सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है कि इन कंट्रास्ट एसपीवी डेट सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय द एसेट्स एंड हेंस इट कैन रीस्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रांचेस। जैसे डिफरेंट ट्रांच के होते हैं, सीनियर ट्रांच, मेजरिन ट्रांच एंड जूनियर ट्रांच। ये आपको बनाना नहीं है, आईसीए ने नहीं बनाई, बट सर ने बनवाई है कि 3 तरह की ट्रांच होती है, आप बना सकते हो इसके साथ, ठीक है। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर परमिट्स डिसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड फ्रॉम कैश फ्लो जनरेटिंग फ्रॉम द एसेट। मतलब एक तरह से जो कैश फ्लो आपको आ रहा है उसको आपने 3 तरह में बांट दिया इन्वेस्टर्स को, ठीक है, मतलब आपने उसको ट्रांचेज में बांट दिया, ठीक है। वाइल इन पास थ्रू ऑल कैश फ्लोज पास्ट है ना, इन पीटीएस इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स द सरप्लस कैश कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डील, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर आल्सो प्रोवाइड द फ्रीडम टू इशू सेवरल डेट ट्रांचेज विद वेरियस मैच्योरिटीज, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांचेज वाला पे थ्रू सिक्योरिटीज। पहला था पास थ्रू सर्टिफिकेट, फिर है पे थ्रू सिक्योरिटी, फिर है स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। इसमें होता है 2 तरह की, इंटरेस्ट ओनली या प्रिंसिपल। इंटरेस्ट वाले को सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल वाले को प्रिंसिपल मिलेगा। बीइंग हाईली वोलेटाइल इन नेचर दी सिक्योरिटीज आर लेस प्रेफर नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें ओरिजिनेटर के एंगल से और इन्वेस्टर के एंगल से है, तो थोड़ा पैराग्राफ टाइप है, बट ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि दैट इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द ओरिजिनेटर एज वेल एज द इन्वेस्टर, ठीक है। ओरिजिनेटर के एंगल से क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्राइस्ड एट अ रेट व्हिच ओरिजिनेटर हैज टू इनकर एन आउटफ्लो एंड इफ दैट आउटफ्लो कैन, मतलब इतना याद रखना तो कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐसी हाईलाइट कर दी थी। इफ दैट आउटफ्लो कैन बी एमोटाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट रेज्ड थ्रू सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। बस कोई सेंस नहीं बनी, बट ठीक है, इतना याद रख लो। इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्राइस्ड एट अ रेट व्हिच ओरिजिनेटर हैज टू इनकर एन आउटफ्लो, बस ये याद रखना है, रेट जिस पे इनकर करना है उसको आउटफ्लो। फिर इन्वेस्टर के एंगल से क्या है, सिक्योरिटी प्राइस कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिस्काउंटिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। ये तो लिख ही सकते हैं, थोड़ी इतनी बार पढ़ा होता है हमने एफएम में, ठीक है। यूजिंग रेट ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपेरेबल सिक्योरिटी, मतलब कह रहे हैं कंपेरेबल फॉर्म का ले लो विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट क्वालिटी एंड एवरेज लाइफ ऑफ सिक्योरिटीज, उससे पीवी निकाल दो बस। डिस्काउंटिंग मतलब पीवी होता है ना, ठीक है। फिर रिस्क आते हैं, रिस्क में क्या शॉर्ट फॉर्म है, एलसीएम। एलसीएम बनाइए, एल से क्या लीगल रिस्क है, ठीक है। सिंस इन द इंडियन कंटेक्स्ट रिसेंटली डेवलप्ड कंसेप्ट है, तो एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव जुडिशियल प्राइस, मतलब कोई आपको एक तरह से क्लैरिटी नहीं है, बस इतना समझ लो, क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज कोई अभी कोई लॉज वगैरह कोई केस वगैरह हुआ नहीं इस केस पे, तो क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक कैसे होगा, लीगल रिस्क है। फिर एलसीएम, सी से क्रेडिट रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क। ऐसा हो सकता है काउंटर पार्टी पेमेंट ही ना करे तो बैंक्रप्सी हो सकती है, नॉन परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है। फिर एमसी, मार्केट रिस्क रिप्रेजेंट रिस्क एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल टू द ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। सम ऑफ दीज रिस्क आर एज फॉलोस, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है इसमें, और इसमें एमपीआई है, ठीक है। प्री पेमेंट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर प्री पेमेंट होगी तो नुकसान है, उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया गिर गया तो प्राइस चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है कि परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग लोन कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड्स ऑन द मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्री डाउनटर्न्स और एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। इसको पढ़ सकते हो, मैं इसको जैसे हमने मार्क किया था ना उसके अंदर अकाउंटिंग वाले चैप्टर में जो एफआर का हमने उसमें जैसे मार्क किया था, ये पढ़ने को पढ़ सकते हो, बिकॉज थोड़ा अच्छा ज्ञान मिलेगा, तो पढ़ने में क्या जाता है, मैं भी कभी बाद में पढ़ूंगा टाइम मिले तो, ठीक है। उसके बाद है हमारा टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन हमारा वैसे आ चुका है, फिर भी एक बार आइडिया ले लें, वैसे मैं 24 में आ गया इससे क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं। टोकनाइजेशन में क्या होता है, नेसेसरी टू ब्लॉकचेन पहले समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन। इट इसमें क्या है, शेयर्ड पीयर टू पीयर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ओपन लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है विद नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। इतने ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट जो याद करना है इसमें वो है कि इसमें आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या है, दा जीएफ, ठीक है। दा से क्या बनाई हमने, ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, कहाँ ब्लॉकचेन यूज हो सकता है ना, ये पूछा है। ट्रैवल इंडस्ट्री में, एच से हेल्थ केयर में हो सकता है यूज, ठीक है। ई से है हमारा इकोनॉमिक फोरकास्ट में यूज हो सकता है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बस याद करने के लिए पॉइंट्स हेडिंग याद करनी है। जी से गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज में हो सकता है, जैसे एसेट की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन लॉग देखने के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है अपने बेटर वे टू मॉनिटर एंड ऑडिट ट्रांजैक्शन। ट्रैवल इंडस्ट्री में मनी ट्रांजैक्शन एंड स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। रिस्क क्या है, ब्लॉकचेन के साथ रिस्क है, आरयूसीडी ऐसे बोल, आरयूसीडी, आर से क्या है, नीड टू कंसीडर रिस्क। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात बोली। फिर है अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट है, इसलिए हमें रिलायबिलिटी चेक करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी बताइए हमें ब्लॉकचेन। फिर है बहुत सारा डाटा होता है, गेटिंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये इसका मतलब एक तरह से रिस्क है ब्लॉकचेन का, ठीक है। फिर है मनी ऑफ टोकनाइजेशन
Tokenization, it is the process of converting tangible and intangible assets into blockchain tokens, digitally representing anything has recently acquired a lot of transaction, ठीक है, ट्रैक्शन, सॉरी मतलब अभी अट्रैक्शन वगैरह मिल रही है उसको, काफी चर्चा में है. इट कैन बी इफेक्टिव इन कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज लाइक रियल एस्टेट, आर्टवर्क. ये आपको लाइन याद रख सकते हो तो कर लो. मतलब मई 24 के लिए तो नहीं करना, बिकॉज सॉरी नवंबर के लिए तो नहीं करना, बिकॉज मई में टॉपिक आ गया ये वाला टॉपिक आया था, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म की थी और बाई चांस मुझे 3 से 4 नंबर मिल गए थे. फिर लिक्विडिटी है, इसमें टोकनाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन है बहुत सारी, ठीक है. मतलब ये एक्चुअली क्या है, सिमिलरिटीज बता रहे हैं टोकनाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन, जो हमने ऊपर डायग्राम वाला सारा पढ़ा ना कंटेंट, और इन दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों में लिक्विडिटी है, दोनों में डाइवर्सिफिकेशन है, दोनों में ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है, दोनों में न्यू अपॉर्चुनिटीज है. तो ये होता है हमारा खत्म. उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया का पढ़ सकते हो आप, इसमें जीके बताइए इन्होंने, एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं. हाँ, तो इसमें एक चीज़ बस क्या पता एमसीक्यू पूछ लिया, इसे कुछ नहीं पता इसे का. इसमें सिटी बैंक है जिसने पायोनियर किया था इस कंसेप्ट को, सिक्योरिटाइजेशन को, ठीक है. इसमें क्या किया था उन्होंने, बंडलिंग की थी ऑटो लोन्स की, मतलब ऑटो लोन दिए होंगे, उसको उन्होंने इकट्ठे करके, मतलब 50-60 जो भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा होंगे, मैं तो छोटी फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, उसको इकट्ठा करके इन्होंने अलग एंटिटी बनाई, उसमें बेच दिया, उसको इन्वेस्टर्स को दे दिया, कि इन्वेस्टर्स को बोला कि इससे आपको हमें जैसे पैसा आएगा आपको हम उसमें से इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. समझ गए ना सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, बस ये लॉजिक है इसका. इन्होंने लोन दिए थे, लोन को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ठीक है. उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम सिर्फ ऐसे एक्ट कहते हैं ना, मतलब जिन्होंने नवंबर 23 तक लॉ पढ़ा होगा उनको पता होगा क्या होता है. मैंने भी नहीं पढ़ा था बट फिर भी नाम सुना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है. टू टैकल द मीनेस ऑफ एनपीएस एंड विदाउट अप्रोचिंग कोर्ट, मतलब कोर्ट को ना अप्रोच किए बिना आप एनपीएस को कैसे टैकल करें, उसके लिए एक्ट आया था, ठीक है. इसे फुल फॉर्म याद कर सकते हो, अगर आया तो इसमें लिखने के नंबर मिल जाएंगे. फिर है मतलब इनिशियली स्टार्ट हुआ था ऑटो लोन रिसीवेबल से, बट अब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बन चुका है, एंड एनबीएफसी के लिए भी, ठीक है. आजकल तो मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज भी इमर्ज हो चुकी हैं, ठीक है. और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है. और इसमें क्या करें, ये तो कुछ नहीं है. उसके बाद इन ऑर्डर टू फर्दर एनहांस द इन्वेस्टर बेस इन सिक्योरिटाइज डेट, सेबी हैज अलाउड एफपीएस टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज डेट ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है. ये हो गया हमारा एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो बस ये गाइस, ये आप ध्यान से पढ़ो, डायग्राम को याद करो. ओके गाइस, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में. ओके गाइस, बाय बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.